हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो और वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे सवालों के जवाब देखे थे। तो अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 24 तक के सवालों के जवाब देखेंगे। तो चलो लेट्स रॉक। तो चलो देखते हैं इस वीडियो का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। फॉर M2+/M and M3+/M2+ systems, the standard electrode potential values E- values for some metals are as follows। ओके, तो ये वैल्यूज दिए हुए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। use this data to comment upon first the stability of Fe3+ in acid solution as compared to Cr3+ and or Mn3+। ओके, तो करना क्या है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये Fe3+ एसिड सॉल्यूशन में ओके कितना स्टेबल है, इसका कंपैरिजन करना है Cr3+ और Mn3+ आयंस के साथ। ओके, तो इसका मतलब इन शॉर्ट यही है कि Fe3+ की स्टेबिलिटी बतानी है इन कंपैरिजन टू Cr3+ और दूसरा है Mn3+ के साथ। अब कैसे बताया स्टेबिलिटी, तो बोला है कि इस डेटा को यूज करो। अब इस डेटा को कैसे यूज करना है, देखो ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। अब ये क्या बता रहे हैं हमें, ये पहले समझना है हमें, और उसके कोरिलेशन को हम लोग यूज करेंगे। तो अब ये जो वैल्यूज दिए हमें, अगर ये टूवर्ड्स नेगेटिव होंगी, ओके ज्यादा मोर टूवर्ड्स नेगेटिव होंगी, तो इसका मतलब ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको दिख रहे मेटल के आयंस, ये आसानी से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से आसानी से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा मेटल ट्रैवल कर रहा है, बन रहा है। ओके, तो इसका मतलब आसानी से बन रहा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ये ज्यादा स्टेबल होंगी। अब बस इसी रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे। अब पहला इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, तो Fe3+/Fe2+ की वैल्यू देखो +0.8 और Cr3+/Cr2+ का वैल्यू देखो -0.4। ये मोर टुवर्ड्स नेगेटिव है देखो, तो इसका मतलब इसका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो मेटल है ये ज्यादा स्टेबल होगा, बस इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है। सेम देखेंगे Fe3+ और Mn3+ के केस में। अब इसका +0.8 वोल्ट है Fe3+ का, हम लोग ने देखा है। Mn3+/Mn2+ का कितना दिया है, +1.5 वोल्ट। अब मोर टुवर्ड्स नेगेटिव कौन सी वैल्यू है, ये 0.8 राइट, ये तो टुवर्ड्स पॉजिटिव गई ज्यादा, +1.5, तो ये मोर टुवर्ड्स नेगेटिव मतलब इसका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो आयन है ये ज्यादा स्टेबल है। तो देखो ये ज्यादा स्टेबल है Mn3+ के साथ। अब देखते हैं दूसरा, द ईज विथ विच आयन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कंपेयर टू अ सिमिलर प्रोसेस फॉर आइदर क्रोमियम और मैंगनीज मेटल। तो इन सिंपल वर्ड्स हमें बताना है ये कि आयन इसका ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी मैंगनीज से कंपेयर करना है और आयन का ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्रोमियम से कंपेयर करना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग ये वाला डेटा यूज करेंगे। देखो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है मैंगनीज का, क्रोमियम का, आयन का, +2 वाले आयंस में। ओके, तो सेम लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है मोर टुवर्ड्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आयन है वो ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन, तो ये कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल की तरफ जाएगा ही खुशी खुशी, तो इसका मतलब ये खुशी खुशी ऑक्सीडाइज होंगे राइट। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ज्यादा होगी इनकी। ओके, खुद ऑक्सीडाइज ज्यादा अच्छे से होंगे ऐसा। ओके, तो अब कंपेयर करते हैं Fe की Mn के साथ। तो देखो Fe -0.4 वोल्ट, Mn -1.2, मोर टुवर्ड्स नेगेटिव, तो इसकी खुद की ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी खुद ऑक्सीडाइज अच्छे से होगा, ज्यादा अच्छे से होगा, इसलिए देखो
Mn की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ज़्यादा है। अब हाँ, यहाँ पर ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की नहीं, खुद ऑक्सीडाइज होने की। ओके, और Fe का हम लोग कंपेयर करेंगे क्रोमियम के साथ, तो इसमें भी देखो -0.9 वोल्ट है, तो ये ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है -0.4 से, तो इसलिए इसकी खुद ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा है, कर दिया ज़्यादा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, टाइटेनियम 3+, वैनाडियम 3+, कॉपर +1, स्कैंडियम 3+, मैंगनीज +2, Fe+3 एंड CO+2, गिव रीजंस फॉर ईच, हर एक का रीजन देना है हमें। ओके, तो अब ये आयंस जो है ये सारे हमें दिए हुए, इनमें से कौन से कलर्ड और कौन से कलरलेस होंगे ये हम लोग बताएंगे इनके डी ऑर्बिटल्स के बेसिस पर। इनके डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, एम्प्टी है या फिर पार्शियली फिल्ड है। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड हो या फिर एम्प्टी हो, ओके, तो ये कलरलेस है। अब क्यों देखेंगे हम लोग, और पार्शियली फिल्ड है तो ये कलर्ड है। अब हमने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर में कि इनको कलर्ड, ये कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनके जो लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ये हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जंप करते हैं, सॉरी, ओके। तो जब ये ट्रांजिशन करते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए ये रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके अलावा जो एमिट, जो नहीं एब्जॉर्ब कर रहे वो एमिट कर रहे हैं, और जो एमिट कर रहे उसके वजह से ये कलर शो कर रहे थे, राइट। अब आते हैं हमारे कंप्लीटली और एम्प्टी फील्ड पे, एम्प्टी पे। ओके, तो कंप्लीटली जो है उसमें अगर सारे डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा कहाँ, उसको तो जाने को जगह ही नहीं होगी ना, ऊपर वाले डी ऑर्बिटल में सब भरे हुए हैं, और अगर एम्प्टी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कैसे ट्रांजिशन होगा, नहीं हो पाएगा। बस अगर पार्शियली फिल्ड है तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऑर्बिटल में जगह होगी, तो ये लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में चला जाएगा, ट्रांजिशन करेगा, कलर एमिट करेगा। इसीलिए पार्शियली फील्ड वाले कलर्ड, कंप्लीटली फील्ड या फिर एम्प्टी जो होंगे वो कलरलेस होंगे। बस यही देखना है इन सारे आयंस में। तो देखो सबसे पहले Ti3+, तो टाइटेनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग इससे निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 4s में से 2 जाएंगे, और D में इसके 2 है, D2 है इसका, पर होगा क्या, ये D1 हो जाएगा। ओके, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो D1 मतलब क्या, पार्शियली फील्ड, तो कलर्ड हो जाएगा ये, राइट। तो हमारा Ti3+ कलर्ड हो जाएगा। फिर V3+, सेम स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वैनाडियम। ओके, इसका 3+, तो 2 S से जाएंगे, 3 D से जा रहे हैं। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 S से जा रहे हैं और 1 D से जाएगा, सॉरी। ओके, तो इसका क्या होगा, D2 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ये भी पार्शियली फिल्ड है, तो ये भी V3+। अब कॉपर, इसमें होता है 4s1 3d10, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक जा रहा है बस, तो यहां से निकाल देंगे हम लोग, तो बचेगा क्या, 3d10, d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, ओ ये आ जाएगा यहाँ पर Cu+। ओके, सेम स्कैंडियम 3+। अब स्कैंडियम में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, तो S में से 2 गए, और D में इसके बेचारे के पास एक ही था, वो एक भी निकाल दिया, तो D0 हो जाएगा। D0 मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर स्कैंडियम 3+, कलरलेस में, एम्प्टी है इसलिए। आगे बढ़ते हैं Mn2+, Fe3+ और CO2+ में, तो आप इनमें देख पाओगे कि देखो Mn2+ में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, Fe3+ में D5 है, और CO2+ में D7 कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, आपको तो पता ही है कैसा कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो इसीलिए इनके पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से ये कलर्ड में आ जाएंगे। तो कलर्ड में कौन से हैं, Fe3+, CO2+ और Mn2+, बस खत्म। तो बढ़ते अगले सवाल पर, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, तो इनकी जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हम बताएंगे इन टर्म्स ऑफ इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। तो हम ये देखते हैं कि इनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना कम कम नेगेटिव होती जाती है, ओके, लेस नेगेटिव होते जाती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये लेस नेगेटिव हो रही है, तो हमने पिछले ही सवाल में देखा था मोर नेगेटिव रहेगी, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है, राइट। अब लेस नेगेटिव है,
ये M2+/M की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कम स्टेबल है और ये लेस नेगेटिव वैल्यू और कम कम नेगेटिव होते जाती है, तो इसकी जो M2+ की स्टेबिलिटी है वो कम कम होते जाती है अक्रॉस द पीरियड। ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। अब यहां पर एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन? मैंगनीज और जिंक का। तो वैल्यूज भी आप देख सकते हो, देखो यहां तक -0.9 तक कम हो रही थी, कम नेगेटिव हो रही थी वैल्यू। ओके, फिर से ज्यादा नेगेटिव हो गई -1.1, फिर से यहाँ से कम कम नेगेटिव होती जाएगी, कॉपर की तो पॉजिटिव में ही है, और फिर से इसकी ज्यादा नेगेटिव हो गई जिंक की। ओके, तो सबसे पहले इनका एक्सेप्शन देखने से पहले हम ये समझ लेते कि भाई ये क्यों कम नेगेटिव हो रही है वैल्यू। ओके, तो इसका रीजन है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ओके, इसका सम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो M से M+ हो रहा है और M+ से M2+ हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो M से M+ में जो आयंस बदल रहे हैं ये मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो रहा है, तो ये फॉर्म होना मुश्किल हो रहा है। एग्जैक्टली तो ये फॉर्म होना मुश्किल हो रहा है, मतलब इसको इजीली फॉर्म नहीं कर पा रहे हम लोग, इसीलिए ये कम स्टेबल है, राइट। ये तो ये अगर कम स्टेबल है, यही तो दिखा रही है, देखो नेगेटिव वैल्यू M2+ कम स्टेबल है, इसीलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम कम स्टेबल है। अब आते हैं एक्सेप्शन पे, तो ये मैंगनीज के केस में ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये 3d5 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन देने पर 3d10 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है। इसके 4s2 के 2 गए, इसके भी 4s2 के 2 गए, तो देखो 3d5 3d10 हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड मोर स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनके जो +2 स्टेट्स है जैसे कि Mn2+ या फिर या ये Zn2+, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो बस ये 2 ही एक्सेप्शन है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम लोग जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम कम होती जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ द लैंथेनॉइड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा देखेंगे तो हमें पता है, जेनॉन के बाद 4f 1 to 14 5d 0 to 1 6s2 लैंथेनॉइड्स का होता है। फिर एक्टिनॉइड्स का रेडॉन, इनका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद मतलब इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इस नोबेल गैस से शुरू होता है रेडॉन से 5f 1 to 14 6d 0 to 1 7s2। ओके, तो इतना तो समझ में आ रहा है हम लोग को कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f में जा रहा है एक्टिनॉइड्स के केस में, और लैंथेनॉइड्स के केस में 4f में जा रहा है। अब इनकी जो एटॉमिक और आयनिक साइजेस की देखेंगे, इस बेसिस पर देखेंगे, इनकी केमिस्ट्री कंपेयर करेंगे तो दोनों भी उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ, मतलब जैसे हम लोग लैंथेनॉइड्स में लैंथेनम से लेके ल्यूटेशियम तक आ रहे, या फिर एक्टिनॉइड्स में हम लोग एक्टिनम से लेके लॉरेंसियम तक जा रहे, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ इन दोनों में भी इनके एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई जो है उनमें स्मॉल डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होते जा रहा है। तो इस केस में इसे कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इस केस में इसे कहते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर इनकी केमिस्ट्री को कैसे कंपेयर करेंगे। तो लैंथेनॉइड्स +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनमें से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज़्यादा कॉमन है, हम लोग ने पढ़ा है ये चैप्टर में। एक्टिनॉइड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करते हैं +2 से लेके +7 तक। ओके, अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनके जो 5f 6d और 7s सबशेल्स है, इनकी एनर्जीज की जो गैप है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इनकी एनर्जी कंपेरेबल है, तो इसीलिए ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, पर फिर भी इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही कॉमन है। ओके, अब लैंथेनॉइड्स की केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो ये है केमिकली रिएक्टिव क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ओके, पर इनके जो एलिमेंट्स है लैंथेनॉइड्स जो है, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी सिमिलर सी है, क्योंकि इनके हम लोग ने देखा था साइजेस सिमिलर है, पास पास है एकदम। ओके, और एक्टिनॉइड्स के बारे में अगर बात करेंगे तो एक्टिनॉइड्स की भी केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है, पर अगर हम लोग इनको फाइनली डिवाइडेड स्टेट में लेके आएंगे तो ये ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव हो जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? फर्स्ट, ऑफ द D4 स्पीशीज Cr2+ इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग। ओके, चलो लिखते हैं Cr2+, और while manganese 3+ is strongly oxidizing। अरे बाप रे, अब ये तो उल्टा दिखा रहे। अब बताया क्या है कि इन दोनों का भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो D4 है, फिर भी ये
स्ट्रांगली रिड्यूसिंग क्यू और ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग क्यू। तो देखो समझ लेते हैं। अब Cr2+ जो है ये Cr3+ बनना चाहता है, क्यों? इलेक्ट्रॉन लूज करके, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो D4 है ये D4 से D3 में चला जाता है, और D3 वाला कॉन्फ़िगरेशन जो होता है क्रोमियम के केस में वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो इसका रीज़न आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से ऐसा होता है। तो इसीलिए ये खुद क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, खुद अच्छे से ऑक्सीडाइज हो रहा है, रेडिली ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो खुद रेडिली ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए ये दूसरों को रेडिली रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आते हैं Mn3+ पर। अब Mn3+ D4 कॉन्फ़िगरेशन का है, ये ना खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके Mn2+ में चला जाता है। अब इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D5। अब हमें पता है D5 हाफली फील्ड है, ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए तो इसे Mn3+ से Mn2+ बनना होता है। पर Mn3+ से Mn2+ पे बनने में ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन करता है, तो ये खुशी खुशी रिड्यूस हो रहा है। अगर खुशीली रिड्यूस हो रहा है तो ये खुशीली ऑक्सीडाइज भी करेगा दूसरों को, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। CO2+ is stable in aqueous solution but in the presence of complexing reagent it is easily oxidized। तो ऑक्सीडाइज होता है ये CO3+ में। तो कहानी की शुरुआत यही से होती है। ये जो CO3+ है इसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू CO2+। ओके, तो होता क्या है, ये जब CO2+ एक्वेस सॉल्यूशन में है तो स्टेबल है, राइट? पर जब कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट आ जाए तो ये क्या सोचता है, यार मेरा दूसरा वर्जन जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे दूसरे वर्जन में चला जाऊँगा। तो ये बहुत ही समझदार है, होशियार है। तो ये खुद +2 से +3 में जाता है, कैसे? इलेक्ट्रॉन को लूज करके। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है अब इस कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट के साथ मिलके। ओके, तो इस चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बस बता दिया हम लोग ने, ओके, कि ये क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयंस। तो अगर कोई ट्रांजिशन मेटल आयन है और उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर D1 है तो सोचो ना ये क्या करेगा, यार ये बोलेगा कि मैं ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके D0 हो जाता हूँ ना। क्यों? क्योंकि D0 तो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए ये यही करता है, फटाक से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और D0 बन जाता है। अब ये ज़्यादा स्टेबल है तो खुश हो गया ये, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि D1 कॉन्फ़िगरेशन के जो आयन्स है वो अनस्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दान कर देते फटाक से। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रपोर्शनेशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक कंपाउंड खुद ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरे को दूसरा रिड्यूस हो रहा है, एक ही कंपाउंड खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ही रिड्यूस हो रहा है और दो अलग अलग हमको प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, इनका एग्जांपल देखो, ये पर मैंगनेट आयन एसिडिक सॉल्यूशन में, हमको एग्जांपल लिखना था एक्वियस सॉल्यूशन में, तो देखो हम लोग ने एसिडिक सॉल्यूशन में लिखा पर मैंगनेट आयन डिस्प्रपोर्शनेट होता है, MnO4- और MnO2 बन जाता है, दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं देखो। और ये CrO4 3- ये आयन डिस्प्रपोर्शनेट होता है एसिडिक सॉल्यूशन में CrO4 2- में और Cr3+ में। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पर ना मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चलेगा, आप निकालोगे तो ये +6 होगा। तो ये क्या करता है, डिस्प्रपोर्शनेट इस तरह से होते हैं कि ये दो अलग अलग कंपाउंड्स में यहाँ पर इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। ओके, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का +7 है, आप ढूंढ के देखो, और इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ओके, सेम इसमें भी देखो CrO4 3- है, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, तो हो क्या रहा है देखो, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ना +5 है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट ऐसे हो रहा है कि इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाता है और इसमें तो दिख रहा है अपने को +3 है, खत्म। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, विच मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड वाई। ओके, तो इसका आंसर तो कॉपर है। अब वाई का आंसर समझते हैं,
तो इसके लिए हम लोग को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। हम लोग को पता है आर्गॉन 4s1 3d10 है। ओके, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s1 से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गॉन 3d10। अब हमें पता है d10 कंप्लीटली फील्ड, ज़्यादा स्टेबल है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब Cu+ जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए कॉपर ज़्यादा स्टेबल Cu+ बनने के लिए खुद इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी लूज करता है और इस चक्कर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। तो देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग गैशियस आयंस। ये सारे गैशियस आयंस दिए और इनमें से कौन सा ऐसा गैशियस आयन है जो एक्वियस सॉल्यूशन में मोस्ट स्टेबल है। ओके, तो देखते हैं, पहले इनको लिख के लेते हैं, Mn3+, Cr3+, V3+ और Ti3+। ओके, अब इनके ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पहले लिख लेते, तो 4s2 3d5, इसका होगा 4s1 3d5। ओके, क्रोमियम है, फिर इसका होगा 4s2 3d3, इसका होगा 4s2 3d2। ओके, अब ये तो हम लोग ने लिखे इनके ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, Mn का हो गया, ये Cr का हो गया, वैनाडियम का हो गया, टाइटेनियम का होगा। अब इनका लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 3+, मतलब इनसे 2 निकालो, इनसे 1 निकालो, तो बचा क्या, 3d4। ओके, 3+, इससे 1 निकल गया, इससे 2 निकल गए, तो कितना हो गया, d3। ओके, फिर इससे 2 गए, इससे 1 गया, d2, और इससे 2 गए, इससे 1 गया। ओके, तो d1। ओके, तो 3d4 3d3 3d2 3d1 ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पहले आर्गॉन आप लगा देना। ओके, वो अंडरस्टूड है अभी। तो हमें देखना क्या था, बस मेन चीज़ हमारी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 होंगे और इसमें 4 होंगे, यह भी अंडरस्टूड है हमको। ओके, और इनमें से जो Cr3+ है ये ज़्यादा स्टेबल होगा एक्वियस सॉल्यूशन में, क्योंकि हम लोग ने देखा है इसकी जो टेंडेंसी है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। इसके बाद वाले सवाल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।